हेलो साथियों। हेलो साथियों, आज हम आपके लिए सोशल स्टडीज़ शुरू करने जा रहे हैं। शुरू से ही आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। यूपी टेट के लिए बेहद आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन पार्ट 1। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास जानने के स्रोत। ऐतिहासिक काल, जिस काल यानी समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ताड़पत्र, वृक्ष के चौड़े पत्ते, भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष की छाल। ताम्रपत्र, तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। शिलालेख, पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख होते थे। साहित्यिक स्रोत, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, काल का विवरण। वेद, आर्यों के संबंध में, काल का विवरण आर्यों के संबंध में। रामायण एवं महाभारत, लेखक वाल्मीकि एवं वेदव्यास। विवरण, तत्कालीन समाज के विषय में, जैन एवं बौद्ध साहित्य। तत्कालीन राजनीतिक विवरण, जातक कथा, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति विवरण। धर्मेंतर साहित्य, अर्थशास्त्र, लेखक हैं इसके चाणक्य। तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति इस काल का विवरण है। राज तरंगिणी, लेखक कल्हड़। कश्मीर के इतिहास के विषय में इसका विवरण है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इंडिका, मेगस्थनीज, लेखक चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक, इसका विवरण है। यात्रा विवरण, फाहियान, चीनी यात्री, इसका लेखक है। गुप्त काल से संबंधित है। यात्रा विवरण, वेनसांग, चीनी यात्री। हर्ष के शासनकाल का विवरण। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का
सबसे बड़ा संग्रहालय है। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। अशोक के रुक्मिणीदेयी अभिलेख जो लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है, लुम्बिनी नेपाल में है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाण काल। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में वृद्धि विकास को दर्शाते हैं। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। ये बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार यानी उपकरण पुरापाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने में ही उसने उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई। फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्रित करने लगा। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। इस युग में उसे खेती का ज्ञान हुआ।
नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गए। ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडर की खोज की। इस खंडर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, क्योंकि यह अवशेष सिंधु नदी घाटी में प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में हैं। रोपड़ नाम की जगह भारत के पंजाब राज्य में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है तथा यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। साथियों, आज हम SST को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे इसकी दूसरी क्लास आपको कराएंगे और आपको हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समाप्त करते हैं।